दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है भूत का अंडा पार्ट 2। यहाँ तक स्टोरी हम इसके पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, तो पहले आप उसको पढ़ लेना। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, मनोज स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। तो अब मैं पढ़ता हूँ आगे से। जब तक वह सोता रहता तब तक पूरी पृथ्वी पर शांति रहती है, लेकिन जब जागता है तो पूरी पृथ्वी पर कोहराम मच जाता है। लगता मानो भूचाल आ गया है। उसकी हार्दिक इच्छा है कि वह पूरी पृथ्वी का सम्राट बने। अपनी इसी इच्छा को लेकर वह न जाने कितने इंसानों, राजाओं और महाराजाओं को मौत के घाट उतारकर सहस्त्रों राज्यों पर अपनी विजय का झंडा गाड़ चुका है। कुछ माह पूर्व वह अपनी सेना के साथ हमारी धरती की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जागने की अवधि पूरी हो जाने के कारण उसे एक भयंकर घाटी में पड़ाव डालना पड़ा और इस समय वह सो रहा है। बेटा आज नहीं तो कल वह हमारी धरती पर भी पहुंचेगा। यदि वह यहाँ पहुंचने में सफल हो गया तो वह यहाँ के साधु सन्यासी ऋषि मुनियों को जीना आराम कर देगा, सत्य और धर्म का पूरी तरह से नाश कर देगा। उस पापी और अधर्मी से किसी प्रकार की दया या न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। वह साधु सन्यासियों का कट्टर दुश्मन है। यही सोचकर मैंने एक दिन अपने शिष्य नागराज से आने वाले विनाश का जिक्र किया था और कहा था कि उस दुष्ट को केवल तुम जैसी लगन और नक्षत्र में पैदा होने वाला व्यक्ति मार सकता है। लिहाजा नागराज उसी दिन से तुम जैसे युवक की खोज में लग गया था और अंततः तुम्हें मैं खोज कर मेरे पास ले आया। बेटा, मैं चाहता हूं कि अब तुम ही काल भैरव से इंसान और इंसानियत की रक्षा करो। मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी आपकी इच्छा पूरी करने की चेष्टा करूंगा मुनिवर। कृपया आप मुझे बताएं कि काल भैरव कहाँ मिलेगा और मैं उसे किस प्रकार मार पाने में सफल हो सकूंगा। वह इसमें उत्तर पूर्व की भयंकर घाटियों में से किसी एक घाटी में तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे लिए खुशी की बात यह है कि वह इस समय निद्रा की अवधि में होगा, यानी कि निद्रा की अवस्था में होगा। परंतु फिर भी उसे मार पाना इतना आसान कार्य नहीं होगा। उसकी मौत उसके पेट में मौजूद एक अंडे में है। उस अंडे को फोड़ने से उसकी मृत्यु हो सकती है। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि काल भैरव के अनुचर व सेवक इस समय पूरी मुस्तैदी से अपने स्वामी के चेहरे और पहरा दे रहे होंगे और उसकी रक्षा कर रहे होंगे। इसलिए तुम्हें बड़ी होशियारी से और सावधानी से काम लेना होगा। आप चिंता न करिए कीजिए मुनिवर। अब या तो मैं जीवित रहूंगा या फिर काल भैरव। बस आप मुझे आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। तब महर्षि धर्मदेव ने हवा में अपना हाथ घुमाया। तुरंत एक घोड़ा वहां प्रकट हुआ। बेटा चंद्रवीर, तुम इस घोड़े पर सवार हो जाओ। यह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। महर्षि के पैर छूकर चंद्रवीर एक ही छलांग में लोहे की घोड़े की पीठ पर पहुंच गया। विदा मुनिवर। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। चल घोड़े, मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचा। अगले पल घोड़ा हवा में उड़ चला। घोड़ा लगातार काफी देर तक उड़ता रहा। फिर अचानक चंद्रवीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति घोड़े को धरती की ओर खींच रही हो। उफ, यह क्या चमत्कार है। सावधान चंद्रवीर, हम लोग काल भैरव की जादुई शक्ति से मौत के मुंह में खींचे जा रहे हैं। अच्छा यही होगा कि तुम तुरंत मेरी पीठ से कूद जाओ, लेकिन तुम्हारी पीठ से कूद कर भी तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। उस हालत में फिर भी तुम्हारे बचने की उम्मीद है चंद्रवीर, लेकिन यदि तुम मुझ पर सवार रहे तो शायद बिल्कुल भी न बचो। ओह, सोच क्या रहे हो चंद्रवीर, जल्दी से कूद जाओ। फिर चंद्रवीर ने सोचने विचारने में समय नहीं गंवाया और घोड़े से कूद गया। जल्दी घोड़ा पर धरती पर बिछी लोहे की एक विशाल गोल प्लेट पर उतरा और उतरते ही पत्थर का बन गया। उस विशाल प्लेट पर पहले से कई मनुष्य और पशु पक्षी पत्थर के बुत बने खड़े थे। इधर चंद्रवीर एक तालाब में जाकर गिरा। छपाक, उफ, और अरे मैं तो बत्तख बन गया। तभी घबराओ नहीं युवक, तुम्हारे यह रूप अस्थायी है। यदि तुम तालाब से बाहर निकल आओगे तो फिर से अपना शरीर पालोगे। लेकिन अफसोस, किनारे पर खड़े सैनिकों के कारण तुम तालाब से बाहर नहीं निकल पाओगे। यही हमारी भी मजबूरी है। लेकिन आप लोग कौन है? हम चारों सगी बहनें हैं और इस घाटी की राजकुमारियां हैं। दुष्ट काल भैरव ने हमारे देशों को जीतकर हमारे पिता को कारागृह में डलवा दिया है और हमें यहाँ कैद रख छोड़ा है।
वो तो काल काल भैरव इसी घाटी में है। जी हाँ। तब तो उस दुष्ट की मौत निश्चित है। मैं भी उन सिपाही को मौत के घाट उतार कर इस तालाब से बाहर निकलता हूँ। कि अगर चंद्रवीर ने कोई मंत्र पढ़ा, तुरंत उसके हाथ में तीर धनुष आ गया। यह एक ही बाण उन सभी सैनिकों के सिर धड़ से जुदा कर देगा। चंद्रवीर ने बाण छोड़ा तो एक सिरे से सैनिकों के सिर काटता चला गया। सैनिकों के मरते चंद्रवीर तैर कर तालाब से बाहर निकल आया और बाहर निकलते अपने असली रूप में आ गया। देवियों, अब आप चिंता न करें, मैं जल्दी काल भैरव को मारकर आप सबको मुक्त कराऊंगा। तब चंद्रवीर ने फिर कोई मंत्र पढ़ा और बोने का रूप धारण कर लिया। अब काल भैरव के सैनिक पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर मैं आसानी से काल भैरव तक पहुंच जाऊंगा। चंद्रवीर अपने छोटे कद से पहरेदार की आंखों में धूल झोंकता हुआ काल भैरव की खोज करने लगा। और काल भैरव की खोज करता करता चंद्रवीर आखिरकार एक विशालकाय कक्ष में जा पहुंचा, जहां विशालकाय काल भैरव एक लंबे चौड़े बिछौने पर सोया हुआ था। खर्र। इन पहरेदारों को चकमा देकर काल भैरव तक पहुंचना जरा मुश्किल काम है। अरे यहाँ क्यों न इन सैनिकों को थोड़ी देर के लिए नींद दे दूं। तब चंद्रवीर ने कोई मंत्र पढ़कर हथेली पर फूंक मारी। तुरंत हथेली से धुआं निकलकर कक्ष में फैलने लगा। शिकारी सभी सैनिक नींद में झूमने लगे। चंद्रवीर आगे बढ़ा। खर्र। तभी काल भैरव ने इतनी जोर से सांस खींची कि चंद्रवीर उसकी नाक की ओर खींचता चला गया। फिर पलक झपकते हुए उसके पेट के भीतर था। आहा, वह अंडा। चंद्रवीर ने मंत्र पढ़कर एक तलवार हासिल कर ली। अभी इस अंडे को फोड़कर मौत के घाट उतारता हूं तो इस दुष्ट काल भैरव को। तभी हो है, यह क्या मुसीबत आई। कौन हो तुम। मैं इस अंडे का रखवाला भूत हूँ और मेरे रहते तुम इसे छू भी नहीं सकते। यदि ऐसी बात है तो पहले तुम ही मरो। सोए। पलक झपकते चंद्रवीर की तिलिस्मी तलवार भूत का सीना आर पार कर गई। खच। भूत के मरते चंद्रवीर ने उसके सीने से तलवार खींची और भूत के अंडे को कई भागों में विभक्त कर दिया। खचाक। अंडे के फूटते अंततः निद्रा में सोया काल भैरव अंतिम बार बड़े जोर से चीखा। ओए। इस चीख के साथ ही चंद्रवीर उसके मुंह के रास्ते बाहर निकल आया। आहा, काल भैरव मर गया। जब काल भैरव के सैनिकों, अनुचरों और सेवकों को उसकी मौत के बारे में पता चला तो उन्होंने चंद्रवीर के सामने हथियार फेंककर अपने सिर झुका लिए। आज से आप हमारे स्वामी हैं महाराज चंद्रवीर। आप हमें जो आज्ञा देंगे हम उसका पालन करेंगे। तो सुनो, जिन जिन देशों को तुमने जीतकर अपना गुलाम बनाया है, उन्हें आजाद करके उनके राजाओं को सौंप दो और स्वयं अपने देश लौट जाओ। ऐसा ही होगा स्वामी। काल भैरव के सेनापति ने उसी समय वहां से कूच कर दिया और तमाम जीते हुए देशों को आजाद करता हुआ अपने सैनिकों के साथ देश काल द्वीप लौट गया। चंद्रवीर ने उस घाटी के राजा और राजकुमारी को मुक्त करवाया। उस घाटी का राजा वीरसेन चंद्रवीर से मिलकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी चारों पुत्रियों का विवाह उसके साथ कर दिया। फिर अपनी चारों पत्नियों को लेकर चंद्रवीर एक रथ पर सवार हो महर्षि धर्मदेव के पास पहुंचा। प्रणाम मुनिवर। आहा, तुम आगे बेटा। आहा, मित्र चंद्रवीर। मुनिवर, ये चारों मेरी पत्नियां हैं। मैंने काल भैरव को मौत के घाट उतार कर इन्हें पाया है। कहकर चंद्रवीर ने महर्षि धर्मदेव को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर महर्षि धर्मदेव बहुत प्रसन्न हुए। बेटा, नागराज तुम्हें जिस कार्य से मेरे पास लाया था आज वह पूरा हुआ। अब तुम स्वेच्छा से अपने घर जा सकते हो। मेरी ओर से तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर। महर्षि धर्मदेव से आज्ञा लेकर चंद्रवीर अपनी चारों पत्नियों को लेकर अपने घर पहुंचा। उसके माता पिता को बेशक उस समय किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे चंद्रवीर के लिए दुखी थे। अतः जैसे उन्होंने चंद्रवीर को देखा, उनका रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठा। माँ, पिताजी। आह, बेटा चंद्रवीर। आह, मेरा लाल। आह भैया।
अपने बेटे के साथ चार चार बहुओं को पाकर चंद्रवीर के माता पिता और भाई बहनों की खुशी का ठिकाना न रहा और वे आनंद पूर्वक रहने लगे। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और मुझे ऐसी इस बात पर आ रही थी, राजा ने चारों लड़कियों की शादी एक के साथ ही कर दी। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।